हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में विज्ञान का मॉडल सेट 5 को सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने विज्ञान का मॉडल सेट 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया हूं। तो आप लोग अभी तक विज्ञान का मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ गए। और आप लोग चैनल को सर्च करके भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। रॉयल बिहार बोर्ड सर्च करके आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, समझ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण है मॉडल सेट। टोटल 80 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और बाकी का सब्जेक्टिव प्रश्न है, समझ गए। सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, समझ गए। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, समझ गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ऑल सब्जेक्ट में टोटल 5-5 मॉडल सेट हैं। सभी सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 6 में 5-5 मॉडल सेट है। टोटल 30 मॉडल सेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, समझ गए। तो ये विज्ञान का आखिरी मॉडल सेट है, 5वां मॉडल सेट। टोटल 5 मॉडल सेट, इसका मतलब 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि आप लोग देख लेते हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में विज्ञान से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, समझ गए। और टोटल सब्जेक्ट का हम मॉडल सेट लाने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिया है। आपको एग्जाम में भी निर्देश दिए रहेंगे, तो आपको निर्देश को पढ़ लेना है, समझ गए। इसमें क्या कह रहा है कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिनमें से 40 का ही आपको उत्तर देना है, समझ गए। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 40 का ही उत्तर देना है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विज्ञान टोटल सब्जेक्ट कवर करवाया गया है और ये मॉडल सेट है। इसमें हम लोग रिविजन करेंगे, समझ गए, मॉडल सेट का। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सभी प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिएगा और टोटल प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है, समझ गए। आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। देख लीजिए, पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, समझ गए। यहाँ पे इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता। तो आपको यहाँ पे बताना है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, समझ गए। यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होते हैं, समझ गए। ये मात्रक विहीन होते हैं, आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, समझ गए। और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा चांस है इस मॉडल पेपर से पूछे जाने के। 2022 का मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन, आपको बताना है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया है,
सो जिस बच्चे का अभी तक तैयारी नहीं हुआ है बिल्कुल वो मॉडल पेपर को सॉल्व कर ले। टोटल 30 मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से उसको दिया जाएगा। टोटल 30 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका टोटल विषय का एग्ज़ाम निकल जाएगा बिल्कुल मस्त तरीके से, समझ गए। और जो बच्चे तैयारी कर लिए हैं वो प्लीज़ इसका रिवीजन कीजिए, समझ गए। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल, समझ गए। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, किस वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, समझ गए। आप लोगों को मैं कई बार बताया हूँ। तो यहाँ पे किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो आपको बताना है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, समझ गए, टिंडल प्रभाव। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न कि जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। ये सभी ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं वीडियो में बताया हूँ प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड वीडियो में। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, समझ गए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी। मैं आपको जितना मॉडल पेपर दिया हूँ वो सभी मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व करके बिल्कुल मोस्ट तरीके से आप लोग एग्जाम दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल क्वेश्चंस वीवीआई हैं, समझ गए। बिहार बोर्ड 2022 का मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, समझ गए। आप लोग इसमें 1% की भी, पूरा 100% इसमें सच है, ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ये सभी प्रश्न, समझ गए। इसमें 1% का भी आप खोट नहीं रख सकते हैं, समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। देख लीजिए क्या कहना है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं, धारावाहक कौन होते हैं धातुओं में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 14 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, समझ गए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोग 1 नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। 1 नंबर आप लोग रख लीजिए कि एग्जाम में 1 नंबर आएंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। काफ़ी ही आसान जोड़ वाला प्रश्न है, आपको जोड़ना है सिर्फ। देख लीजिए क्या कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने को रहे, प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम आ जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 प्लस जितना आपको प्रतिरोध दिया रहेगा उतना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 R3 R4, जितना आपको दिया रहे प्रतिरोध उतना। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे R बराबर आपको निकालना है, R1 का मान कितना है 10 ओम और R2 20 ओम। जितना प्रतिरोध आपको दिया रहेगा आप लोग उतना आगे तक फॉर्मूला लगा सकते हैं, डॉट 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 तक। R3 R4 यहाँ पे हमने दो प्रतिरोध दिया है तो हम दो प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R = R1 + R2, समझ गए। तो R1 का वैल्यू 10 ओम है और R2 का वैल्यू 20 ओम है, तो 10 20 30 ओम हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, समझ गए। आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, R = R1 +
R2 जितना आपको दिया रहेगा उतना। समझ गए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये प्रश्न काफ़ी VVI है, 1 नंबर आपको इस प्रश्न से मिलेंगे एग्जाम में। समझ गए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज़ गाइज आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। समझ गए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो आपको बताना है कि समांतर क्रम में जब संयोजित रहे, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा रहता है, उसके घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो जब आप मान लीजिए आप लोग 5 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े हैं, जब 5 से आप लोग 2 प्रतिरोध निकाल लीजिएगा, मान लीजिए 3 प्रतिरोध निकाल लिए, 2 या निकाल लिए या 1 ही निकाले, तो यहाँ पे 4 प्रतिरोध बचा। तो इस निकाले प्रतिरोध में क्या हुआ, यहाँ पे घटने के उपरांत प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। जब आप निकाल लीजिएगा तो वहाँ से बढ़ता है। और इसका फॉर्मूला भी मैं आपको इसे पिछले वाले वीडियो में यानी कि विज्ञान का मॉडल सेट 4 में बताया हूँ, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक इतना वोल्ट 20 वोल्ट और 120 वाट है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी है। तो यहाँ पे 60 वाट इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये कैसे इसका आंसर हुआ। तो आप लोग अभी तक रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो, रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो। इसमें आपको सारा यहाँ पे इसका इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारा मैसेज मिलते रहता है, कब मॉडल पेपर का वीडियो आया, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया, और डेली क्लास सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट होता है। सारा इसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे वायरल क्वेश्चंस भी मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। समझ गए, तो आप लोग इससे ज्वाइन हो जाइए और आपको यहाँ पे आंसर भी वहाँ पे आपको मिलता है। समझ गए, इस ग्रुप में। तो इसका आंसर मैं बना के वहीं भेजूंगा। समझ गए, चूँकि स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है। समझ गए, 1.5 से 2 पन्ने में ये प्रश्न बनेगा और मैं बना के आपको सेंड कर दूंगा। समझ गए, टेलीग्राम में। तो प्लीज़ आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए, जब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का ही है, लेकिन इसे देख लेते हैं। ये उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, देख लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। 4:1 देख लीजिए क्या कह रहा है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में, यानी कि 500 क्रम को ही समांतर क्रम कहते हैं, संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो 4:1 आप लोग याद भी कर सकते हैं, या मैं आपको बना के टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। समझ गए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है। समझ गए, चलते हैं अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझ गए, काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% रहेंगे। आप लोग अभी लिख लीजिए, 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। समझ गए, 1 किलोवाट का मान क्या होता है। तो 1 किलोवाट का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। समझ गए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो अति भारण या लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। समझ गए, क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 22 नंबर है, अगर बाएं हाथ की तर्जनी माध्यम अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। तो अंगूठा, तो यहाँ पे अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करेगा, आरोपित बल की दिशा की ओर इंगित करेगा, जो अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस के पीछे बताया हूँ। समझ गए, जब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में
100% पूछे जाएंगे, ये हमारा गारंटी है, समझ गए। 100% गारंटी के साथ जो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ वो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवाया हूँ विज्ञान का, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिए कि उसमें भी ये क्वेश्चन सारे रहेंगे, समझ गए। तो 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युत में उदासीन और भूसंपर्कित। इन तारों के रंग कैसे होते हैं, लाल काला हरा, समझ गए। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लाल काला हरा। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 25 नंबर प्रश्न कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्र के विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 26 नंबर प्रश्न है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, समझ गए। यदि गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सारे मित्रों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, समझ गए। 27 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है इसका PDF यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा। एक अभिक्रिया यहाँ पे आपको दिया है, पूछ रहा है कौन अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, समझ गए। ये कौन सा अभिक्रिया है, तो आप ये विस्थापन अभिक्रिया है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 29 नंबर कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा है, आपको बताना है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, समझ गए। आपको विलयन का नाम याद रखना है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप कैसा बनता है, तो श्वेत बनता है। इन दोनों विलयन का नाम आपको याद होना चाहिए, समझ गए। जब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में, आप लोग चिप्स खाए होंगे, जरूर आप लोग चिप्स खाए होंगे, तो आप लोग यहाँ पे देखिए बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में 2 ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में 2 ऑक्सीजन निकालकर उसमें N2 गैस माने कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, समझ गए। और किस लिए भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, तो चिप्स के खराब ना होने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चिप्स में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स की हानि को बचाने के लिए, समझ गए। चिप्स खराब ना हो इसलिए नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, समझ गए, आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 31 नंबर की जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात, तो यहाँ पे आपको जल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। H2O फॉर्मूला आपको लिखना है, H2 है तो 2, ऑक्सीजन 1 है तो 1, यहाँ पे 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकारक है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का योग क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण का योग उपचयन कहलाता है, समझ गए। जब अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान, तो मैं आपको बता दूं कि लवण का pH मान 7 होता है, समझ गए। लवण का pH मान कितना होता है, 7, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, समझ गए। तो लवण का विलयन का pH मान कितना हो जाएगा, तो 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 35 नंबर प्रश्न की शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान हमेशा 7 होता है। pH मान से रिलेटेड वीडियो एक बन चुका है जिसमें सभी पदार्थ का pH मान आपको बताया गया है, तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड सर्च करके देख सकते हैं, समझ गए, चैनल पे अवेलेबल है। देख लीजिए यहाँ पे ये प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर इतने pH मान के बीच कार्य करता है। इससे थोड़ा भी कम या ज़्यादा होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु जल माने कि सॉफ्ट वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदला जाता है Na2CO3 के द्वारा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सही है, को बताना है निम्नलिखित में कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। Na2CO3 10H2O क्या होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, समझ गए, सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये तीनों फॉर्मूला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, समझ गए। आप लोग याद कर लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट, और फॉर्मूला से रिलेटेड भी एक वीडियो बन चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, NaHCO3। जब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 40 नंबर की, कौन सा उपधातु है। तो उपधातु कौन है, तो उपधातु जर्मेनियम है, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसकी लेप चढ़ाना लाभकारी होगा। तो पेंट करना लाभकारी होगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एनोडीकरण कहलाती है, समझ गए, क्या कहलाती है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया एनोडीकरण कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। साइंस काफी महत्वपूर्ण, काफी आसान है, और जो जो मॉडल सेट में आपको प्रोवाइड किया हूँ, टोटल 5 मॉडल सेट, इन सभी को यदि आप लोग देख लेते हैं तो विज्ञान का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, समझ गए। 100% गारंटी है कि आप लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लेंगे, समझ गए, 100% गारंटी, हमारा गारंटी है, समझ गए। 43 नंबर प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्यों बनता है, तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया ये है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चुना है। तो बुझा चुना का फॉर्मूला भी यही है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ये बुझा चुना है, और इसका ही प्रयोग सफेदी के लिए किया जाता है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, प्रोपेन C3H8 के संरचना सूत्र क्या है। तो आपको यहाँ पे देखिए C3 और H कितना है, यहाँ पे देखिए C3 और H8, काफी आसान तरीके से ये प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। देख लीजिए क्या कह रहा है, C3H8 के संरचना सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कैसे राइट हो जाएगा, तो देख लीजिए इसमें कार्बन 3 है, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितना है, गिनिए, 3 3 6 7 और 8, तो C3H8 जुड़ गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र, समझ गए, और ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, समझ गए, ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला देके मोलिकुलर फॉर्मूला, या मोलिकुलर फॉर्मूला देके स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछ सकता है, तो समझ गए। तो आपको किस तरह से बताना है, यदि मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है C3H8 और पूछा है, तो इस तरह से आपको बताना है गिन के, और ये यदि ये देकर आपसे ये फॉर्मूला पूछता तो आप लोग कार्बन और हाइड्रोजन गिन के लिख देते C3H8, समझ गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप लोगों को यदि समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ गए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, समझ गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। तो यहाँ पे C3H4, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके 3 हाइड्रोकार्बन है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन कौन है।
हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6 ग्लूकोज। समझ गए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6। समझ गए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 50 नंबर प्रश्न है कि कार्बन क्या है। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये इसका लास्ट मॉडल सेट है, मॉडल सेट 5। समझ गए? विज्ञान का। तो कार्बन क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो कार्बन अधातु है। समझ गए? इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है यहाँ पे? अधातु है। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, C2H4। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 52 नंबर, क्लोरीन के परमाणु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इन सभी प्रकार के प्रश्न के लिए आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। और इसका किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे? इसका जो 2n² के नियम से 2, 8, 7। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्ष अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप अभी तक ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बाय रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिए। आपको वहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और इसका 2, 8, 7 इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और अंतिम कक्ष में देख लीजिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। सो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 54 नंबर की आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व। शून्य समूह या आपको शून्य समूह या अक्रिय गैस या अक्रिय गैस, कुछ भी आपको बोले, अक्रिय गैस, शून्य गैस, 18वें ग्रुप का तत्व, उसके बाद आपको कुछ भी आपको बोले शून्य समूह के बारे में, शून्य समूह का तत्व आपको पूछे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा हीलियम। में जितने भी वीडियो थे उन सभी में शून्य समूह से क्वेश्चंस थे। ऑर्गन जितने भी मैं मॉडल सेट पढ़ाया हूँ अभी तक, उन सभी में लगभग सभी मॉडल सेट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि शून्य समूह का तत्व कौन है, अक्रिय गैस कौन है, निष्क्रिय गैस कौन है। सभी का मतलब एक ही होता है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न रहेंगे। समझ गए? तो टोटल 6 जो है शून्य समूह गैस हैं, शून्य समूह तत्व हैं, जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ। आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। लिखिए, पहला नंबर शून्य समूह तत्व हीलियम, उसके बाद नियोन, उसके बाद ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। ये सभी जो है शून्य समूह वर्ग के तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, शून्य समूह का तत्व तो हीलियम यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, बकरी, मानव। समझ गए? घास कौन खाती है? बकरी। बकरी को यहाँ पे मानव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। तो अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। समझ गए? सो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। कोष्ठों की संख्या कितनी होती है मानव के हृदय में? तो टोटल 4 कोष्ठक होते हैं मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में मछली पालना ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके बाद ये तीनों जो है, ये तीनों गंगा में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले स्व को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन,
ये तीनों जो है गंगा में प्रदूषण के कारण बने हुए हैं। और ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा में मछली पालने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो यहाँ पे कौन अंग संवेद ग्राही नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिमाग। समझ गए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग, ये संवेदी ग्राही नहीं है। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन पुनरुद्भन का उदाहरण है। पुनरुद्भन का उदाहरण कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा पुनरुद्भन का उदाहरण है। समझ गए। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है। तो पीत रस यकृत में स्रावित होता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीत रस यकृत में स्रावित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी पाई जाती है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी विधि पाई जाती है। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण कौन है। तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारे हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। समझ गए, ये समजात अंग है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 66 नंबर की, निम्नांकित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण कौन नहीं है। तो चबाना अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो खुद ब खुद हो जाए, जैसे छींक का आना, उल्टी आना, ये सभी खुद ब खुद अनैच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जड़ का अधोगमी वृद्धि है। जड़ का अधोगमी वृद्धि क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन। समझ गए, जड़ का अधोगमी वृद्धि क्या है, तो गुरुत्वानुवर्तन है। अगला प्रश्न देख लीजिए 68 नंबर की, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है। तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, तो यहाँ पे मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। समझ गए, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो किसे कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी को कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एफसीसी अम्ल। समझ गए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो एफसीसी अम्ल उत्तरदायी है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 71 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। मान लीजिए ये पत्ती है, तो इस पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होगा। तो इस पत्ती में एक छिद्र पाया जाता है, सभी जगह छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको रंध्र कहते हैं। बायोलॉजी में हमने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 या 2 में, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र में होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, रंध्र होते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि पौधों में कोशिका दृघन इस हार्मोन की मदद से होती है। किस हार्मोन की मदद से पौधों में कोशिका दृघन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑक्सिन के द्वारा भी और जिब्रेलिन के द्वारा भी। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 74 नंबर प्रश्न है कि साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं। तो साइटोन के सबसे लंबे तंतु को एक्सोन कहते हैं। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, एक्सोन कहते हैं साइटोन के सबसे लंबे तंतु को।
अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो वह कौन सी ग्रंथि है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि का एक और नाम है मास्टर ग्रंथि। आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, समझ गए। सो अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। समझ गए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, समझ गए, तो जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है। समझ गए, आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना है, फॉर्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो प्लीहा को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आज का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो VVI क्वेश्चंस था वो पूरा हमारा क्लियर हो गया, समझ गए। और ये जो है लास्ट मॉडल सेट है इसका, समझ गए। टोटल 5 मॉडल सेट हर विषय में है, जो कि साइंस का टोटल क्लियर हो गया है, समझ गए। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथ और अन्य विषय जो भी हैं सभी का मॉडल सेट मैं क्लियर करवाऊंगा, समझ गए। और ये इसका अंतिम मॉडल सेट था, 5वां मॉडल सेट विज्ञान का। तो आप लोग टोटल मॉडल सेट का वीडियो देख लीजिए और मैं सब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो अभी बना दूंगा, समझ गए। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव भी आपको, इन 5 मॉडल सेट का सब्जेक्टिव अभी नहीं आया है वीडियो में, तो वीडियो में बना दूंगा टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न का, समझ गए। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। सो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल मस्त तरीके से जाएगा, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, समझ गए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।